मैं ऑफिस वापस पहुंचा तो जीन नहीं आई थी। मैंने अस्पताल फ़ोन किया। मालूम हुआ कि वली को अभी तक होश नहीं आया है। इसके बाद मैंने लुसीला को फ़ोन किया। वो बेचारी अभी तक संभल नहीं सकी है। लुसीला ने बताया, आँख की हालत भी वैसी ही है। इस वक्त उसे तुमसे बात करने के लिए बुलाना हमदर्दी के मुनाफी होगा। बहुत बेहतर, तो फिर हमें ज़रूर हमदर्द बने रहना चाहिए। मैंने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। जीन वापस आ गई। मैंने इंतज़ाम कर दिया है। उसने बताया, अगर गोडी की फ़ाइल ऑफिस में होगी तो म्यूलस उसकी फ़ोटोकॉपी बनवा कर दे देगी। वैसे उसका कहना है कि ना ऑफिस में कोई घुसा था, ना कोई फ़ाइल चोरी हुई है। वो फ़ोटोकॉपी कब तक देगी? वेबर शाम के 7 बजे ऑफिस से जाता है। उसके जाते ही म्यूलस फाइलें चेक करेगी और गोडी की फ़ाइल मौजूद हुई तो वो मुझे फ़ोन कर देगी। अगर आज रात गोडी से मुलाकात करने से पहले फ़ोटोकॉपी मिल जाए तो अच्छा होगा। फाइल मौजूद हुई तो फोटोकॉपी ज़रूर मिल जाएगी। मैंने लंच टाइम में बैंक जाकर $3000 निकलवा लिए थे। मेरा ख्याल था कि यह रकम गोडी को 2 दिन की मोहलत देने पर आमादा कर लेगी। जीन ने बताया कि उसने शिरले को भी फ़ोन किया था। शिरले ने बताया कि सार्जेंट लिवीज उससे बात कर चुका है, मगर उसने लिवीज को कुछ नहीं बताया और अब लिवीज ये ख्याल कर रहा है कि वली पर 2 गुंडों का हमला चोरी की नीयत से था। मुझे मैगजीन के लिए इदारिया लिखना था। बड़ी मुश्किल से जहन को यकसू करते हुए इदारिया टाइप किया। दोपहर का बाकी वक्त भी मुख्तलिफ दफ्तरी नौइयत के कामों में गुजर गया। जॉर्डी ने बोरक के आने की इत्तला दी। बोरक चांडलर के लिए हर किस्म के काम अंजाम देता था, ख़ास तौर से वो काम जो ज़रा मुश्किल हों और जिनके अंजाम देने में चालाकी और जहालत की ज़रूरत पड़ती हो। उसे मेरे मुकाबले में कहीं ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी, मगर उसके फ़राइज़ भी इतनी मुश्किल नौइयत के होते थे कि कम से कम मेरे बस से बाहर थे। वो छोटे कद का दुबला पतला आदमी था। उम्र 40 साल के लगभग थी। हेलो स्टीव। वो ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर आया और मेरी मेज़ पर एक पार्सल रख गया। इसमें तुम्हारे और मैक्स के लिए रिवॉल्वर हैं, उसने बताया। साथ ही दोनों के लाइसेंस और गोलियों के 2 डब्बे भी हैं, मगर लोगों को मारना शुरू मत कर देना। बड़े जल्दी रिवॉल्वर और लाइसेंस हासिल कर लिए, मैंने कहा। जब बॉस कोई काम जल्दी करने को कहता है तो उसका मतलब भी यही होता है, मोरक ने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं चलूंगा। एक ऐसी गर्मजोश लड़की मेरा इंतजार कर रही है कि उसे इंतजार कराया जाए तो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। वो चला गया। मैंने पार्सल खोला। उसमें आशारिया 38 बोर के 2 पुलिस ऑटोमेटिक रिवॉल्वर थे। बगली हॉलिस्टर और गोलियों के डब्बे भी साथ थे, और लाइसेंस भी जो मेरे और मैक्स के नाम पर बनवाए गए थे। मैं वियतनाम की जंग के दौरान में फौज में रह चुका था और रिवॉल्वरों के बारे में बहुत कुछ जानता था। मैंने बगली हॉलिस्टर पहना, उसमें रिवॉल्वर रखा और कुर्सी से उठकर हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालने की थोड़ी सी मशक की। रिवॉल्वर हर मर्तबा बड़ी आसानी और उजलत से मेरे हाथ में आता रहा। मुतमईन होकर मैंने सब चीज़ें मेज़ की दराज में रख दी। फिर मैक्स को उसके घर के नंबर पर फ़ोन किया। वो एक खाली मकान में रहता था और उन आदमियों में से था जो किसी एक ही लड़की से मुस्तकिल वाबस्ता रहना पसंद नहीं करते। हर एक से फ्लर्ट करता फिरता था और इस जिंदगी से मुतमईन था। फ़ोन की घंटी बजती रही। किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने रिसीवर रख दिया। उसी वक्त जीन मेरे ऑफिस में दाखिल हुई। अभी मीडियस से फ़ोन किया था, उसने बताया। दफ्तर में गोडी की फाइल मौजूद नहीं है। क्या ये बात तुम्हारी समझ में आती है जीन? मैं बोला। वेवर ने मुझसे कहा कि उसके पास गोडी की एक फाइल है। फिर उसने फाइल चोरी होने का बहाना तराशा और अब फाइल ही दफ्तर में नहीं है। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ, जीन ने जवाब दिया। या तो गोडी उसे भी ब्लैकमेल कर रहा है या फिर किसी बाअसर आदमी ने गोडी के मामले से अलग रहने का हुक्म दिया है। मगर किसने? स्टोर से चोरी कौन कौन कर रहा था? जीन बोली। वली के मुताबिक सेली लेटमार, मेबल क्रेडन और लुसीला बोदर। मैं इन तीनों औरतों को नहीं जानती। क्या तुम वाकिफ हो? मेरे जहन में फौरन मार्क क्रेडन का ख्याल उभरा। वो ईस्ट लेक में सबसे बड़े बंगले का मालिक था। वो होवर्ड प्रोडक्शन कॉरपोरेशन का सदर था। बहुत दौलतमंद और अहम शख्सियत था। उसकी बीवी उम्र में उससे 20 साल कम थी। बड़े शाहाना ठाट बाट से रहती थी। ईस्ट लेक पर रहने वाली औरतें, जिनमें लिंडा भी शामिल थी, उसे पसंद नहीं करती थीं। क्रेडन इतनी दौलत और इतना असर रसूख रखता था कि वेबर को खरीद सकता था, लेकिन उसे गोडी की फाइल जाय कराने की क्या जरूरत थी? उसमें क्रेडन जैसे आदमी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली क्या बात हो सकती थी? गौर करने के बाद मैंने फैसला किया कि क्रेडन के बजाय वेबर के मामले में ज्यादा मुमकिन था
कि उसने अपनी बीवी हिल्डा की चोरी छुपाने और गॉर्डन को ब्लैकमेल करने से रोकने के लिए उसकी फाइल गायब की हो। मुमकिन है आज रात गोडी से मुलाकात करने के बाद कोई नया जाविया सामने आए। मैंने कहा और अपनी रिस्ट वॉच देखी। 7:15 बज रहे थे। क्या मेरे साथ डिनर खाने चल सकती हो जीन? शुक्रिया, मगर मुझे घर पर कुछ जरूरी काम करने हैं। जीन ने जवाब दिया, मगर मैं उसे साथ ले जाने के लिए कुछ बेचैन सा था। घर के काम फिर कर लेना। चलो आज फिर लेव की कैफे चलते हैं। मैंने इसरार किया। क्या ये बेहतर न होगा कि तुम अपनी बीवी की खैरियत मालूम करने चले जाओ? जीन ने जवाब दिया। बीवी के लफ्ज पर खास जोर था। मैं घर पर ही होंगी। बॉडी से मुलाकात करने के बाद मुझे फोन जरूर करना। और वो चली गई। बिलाशुबा वो ठीक कह रही थी। मेरा उस पर कोई हक नहीं था। मैंने उस वक्त तक इंतजार किया जब तक वो ऑफिस से चली नहीं गई। फिर मैंने रिवॉल्वर में गोलियां भरी, बंगली हॉलिस्टर पहना और दफ्तर बंद करके सड़क के दूसरी जानिब वाक़े एड्स बार में एक तन्हा अफसरदा डिनर खाने चला गया। मैं डिनर खाकर लौटा तो 8:10 हुए थे। इरादा ये था कि पहले घर जाऊं, देखूं कि कोई डाक है या नहीं। फिर ईस्ट लेक इलाके के नक्शे में गॉडी के घर का महल वकू मालूम करूं और फिर उससे मिलने जाऊं। किसी ने मुझे आवाज दी। पलटकर देखा तो हैरी मिचेल अपनी कार की खिड़की से झांक रहा था। वो मुझसे उम्र में 2-3 साल बड़ा था। गोल्फ का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और कंट्री क्लब में खासा मकबूल था। मैं उसकी कार की तरफ बढ़ा। लिंडा की माँ के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। उसने कहा, क्या उसकी तबीयत ज्यादा खराब है? एक लम्हे के लिए तो मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है, मगर फिर याद आया कि मैंने बैंक मैनेजर अर्नी मेहेव से कहा था कि मुझे फौरी तौर पर रकम की जरूरत इसलिए है कि लिंडा की माँ का ऑपरेशन कराना है। अर्नी ने जरूर अपनी बीवी से जिक्र किया होगा और फिर उसने औरतों की मखसूस आदत के तहत बात आगे बढ़ा दी। हाँ, कुछ अच्छी नहीं है, मैंने जवाब दिया। हमने लिंडा को फोन करने की कोशिश की थी, मगर जब तुम्हारे घर में किसी ने रिसीवर नहीं उठाया तो हम समझे कि शायद लिंडा अपनी माँ की देखभाल करने चली गई है। ऐसी ही बात है, मगर वो जल्द ही वापस आ जाएगी। फिर तो तुम बड़ी तन्हाई महसूस कर रहे होगे। आज रात हमारे घर आ जाओ। शुक्रिया हैरी, मगर मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए पिछला हिसाब किताब मुकम्मल करना चाहता हूँ। मुझे कभी इसका मौका ही नहीं मिलता। हैरी हंसने लगा। अगर मेरी बीवी की माँ बीमार पड़ जाए तो शायद मैं भी साबिक हिसाब किताब ठीक कर लूं, मगर वो बड़ी भी पिछले 50 बरस में एक दिन के लिए भी अलील नहीं हुई। बहरहाल लिंडा को फोन करो तो हमारी तरफ से मिजाज पुरसी कर लेना। वो हाथ हिलाकर चला गया तो मैं अपने घर पहुंचा। केसी आई थी और उसने किचन समेत तमाम घर में सफाई कर दी थी। दोपहर को आने वाली डाक मेज पर रखी थी। ज्यादातर खत लिंडा के नाम थे। मैंने सोचा खत देने के बहाने लुसीला के घर हो आऊं। गॉडी से मिलने के लिए जाने में अभी कुछ वक्त था। ईस्ट लेक के नक्शे को देखकर मैंने मालूम कर लिया था कि गॉडी का मकान ईस्ट एवेन्यू के आखिर में था। मैंने सोच लिया था कि पैदल ही जाऊंगा। उसके मकान के सामने अपनी कार खड़ी करने में अंदेशा था कि कोई वहां उसे खड़ा देखकर तजस्सुस में ना पड़ जाए। रिवॉल्वर का बगली हॉलिस्टर, चूंकि मुझे उसकी आदत नहीं थी, इसलिए नागवार लग रहा था। चुनाचे मैंने उसे खोलकर सोफे पर डाल दिया। फिर मैं कार में लुसीला के घर गया। उसने दरवाजा खोला। मैं लिंडा से कुछ बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा। वो रिहायशी कमरे में बैठी है। मैं डिनर तैयार कर रही हूँ, लुसीला ने जवाब दिया। मगर मैं तुम्हें मदऊ नहीं कर सकती। खाना इतना ही है कि सिर्फ हम दोनों खा सकें। मैं रिहायशी कमरे में दाखिल हुआ। लिंडा शबख्वाबी के लिबास में, जो उसने यकीनन लुसीला से मांगा होगा, एक सोफे पर बैठी थी। उसकी आंख पर अभी तक पट्टी बंधी थी। उसने सख्त नजरों से मेरी तरफ देखा। ये तुम्हारे कुछ खत हैं। मैंने डाक उसके करीब रख दी। ब्लैकमेल की रकम अदा करने के लिए मैंने मेहब से ओवरड्राफ्ट की बात की थी और बहाना ये किया था कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कराना है। और जैसा कि हमेशा होता है, ये खबर पूरे ईस्ट लेक में फैल गई है। लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि तुम अपनी माँ की तीमारदारी और खिदमत के लिए डिलास जा चुकी हो। क्या तुम्हें इस मामले में मेरी माँ को घसीट लाना जरूरी था? लिंडा ने गुस्से से कहा। मैं आज रात गोडी से मिलने जा रहा हूँ। अब तक बड़ी कोशिश से सिर्फ $3000 का इंतजाम कर सका हूँ। जाहिर है उसको ज्यादा चाहिए, मगर मुमकिन है 3000 लेकर वो कुछ दिन की मोहलत दे दे। अगर उसने मोहलत नहीं दी तो मजबूरन तुम्हारी कार और वो जेवरात जो मैंने दिए हैं फरोख्त करने पड़ेंगे। मेरी कार और मेरे जेवरात को हाथ भी मत लगाना, लिंडा तेजी से बोली।
वो मेरी मलकियत हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस जैसी औरत की मोहब्बत में कैसे मुब्तला हो गया था। कोड़ी से मुलाकात करके तुमसे बात करूंगा, फिर हम मिलकर कोई फैसला कर लेंगे। वैसे ये दूसरी बात है कि तुम ये चीजें फरोख्त करने के बजाय जेल जाने को तरजीह दो। मैं ये कहकर दरवाजे की तरफ चला तो लिंडन ने चिल्लाकर कहा, मुझे उम्मीद है कि वो चुड़ैल सेक्रेटरी तुम्हारी अच्छी देखभाल कर रही होगी। तुम जितनी हो अपने आप को उससे ज्यादा काबिल नफरत ना बनाओ। मैंने जवाब दिया और बाहर निकल आया। अपने घर पहुंचा तो देखा कि एक कार बाहर खड़ी है। हेलो स्टीव। फ्रैंक लेटमार साय से बाहर आया। मैं सोच रहा था कि तुम इस वक्त पता नहीं कहाँ गए हुए हो। फ्रैंक एक कामयाब इंश्योरेंस ब्रोकर था। उम्र तकरीबन 42 साल, गंजा सर और खुशमिजाज आदमी था। मैंने लिंडा की माँ की बीमारी के बारे में सुना था। उसकी बात जारी थी। इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें आज रात डिनर की दावत दे दूं। सैली पर शॉपिंग का दौरा पड़ा है, इसलिए डिनर कुछ देर से खाया जाएगा। शुक्रिया फ्रैंक, मैं खाना खा चुका हूँ। फिर मुझे बहुत सा काम भी है। जरूर होगा। तुम्हारा मैगजीन बहुत अच्छा जा रहा है। बहरहाल तुमसे मुलाकात हो गई। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताना। कोई परेशानी नहीं है। कैसी सफाई कर जाती है। लिंडा भी जल्द ही वापस आ जाएगी। मैंने जवाब दिया। जब वो चला गया तो मैंने कार गैराज में खड़ी की। वली की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके बारे में मुझे जीन ने बताया था, फ्रैंक की बीवी सैली भी स्टोर से चीजें चुरा रही थी। पता नहीं गॉडी ने उसे ब्लैकमेल किया था या नहीं। मैंने घड़ी देखी। 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। गैराज मुकम्मल करके मैं गॉडी के मकान की जानिब चल दिया। मैं सोच रहा था कि जब मैं उसे सिर्फ $3000 दूंगा तो उसका रद्दमल क्या होगा। बाएं जानिब घूमा तो ईस्ट एवेन्यू पर आ गया। नक्शे के मुताबिक गॉडी का मकान यहाँ से अंदाजन 200 गज के फासले पर था। उस तरफ के मकानात कीमत में काफ़ी कम थे। रोशनी का इंतज़ाम भी खराब था। अचानक एक आदमी साए से निकलकर सामने आया। एक कुत्ता भी उसके साथ चल रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। वो मार्क क्रेडन था। लंबा तड़ंगा आदमी, जिसकी सेहत 60 साल की उम्र में भी बहुत अच्छी थी। उसे लोग ज़ारे रोज की तरह ईस्ट लेक का ज़ार कहा करते थे। वो तकरीबन इतना ही दौलतमंद था जितना कि चांडलर। उसके पास रोल्स रॉयस कार थी और उसकी बीवी मेबल बेंटले कार में घूमती फिरती थी। दोनों बड़ी शानदार पार्टियां दिया करते थे। मगर कुछ बात थी कि ये लोग मकबूल तो थे मगर पसंदीदा नहीं थे। वो मुझे देखकर ठहर गया। हेलो स्टीव, उसने पूछा। यहाँ क्या कर रहे हो? टहल कर अपनी एक प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जवाब दिया। हाँ, प्रॉब्लम हल करने के लिए टहलने से ज्यादा मुफीद कोई चीज नहीं। क्रेडन ने कहा। मैं अपने कुत्ते को टहलाने निकला हूँ। कुत्ता मेबल ने खरीदा है और जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। तुम लोग हमारे यहाँ कब आ रहे हो? जब तुम दावत दोगे, मैंने कहा। फिलहाल लिंडा तो डिलास गई है। उसकी माँ बीमार है। अच्छा, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। तो आजकल तुम अकेले रह रहे हो? हाँ, इस तरह मुझे अपना घरेलू हिसाब किताब मुकम्मल करने का मौका मिल गया है। तुम्हारा मैगजीन बहुत अच्छा है। मैं मेबिल से कहूंगा कि तुम्हें फोन करे। हमें मिलते जुलते रहना चाहिए, केनेडन ने कहा और कुत्ते को लिए आगे बढ़ गया। मैंने उसे जाते हुए देखा। क्या ये कोई इत्तेफाकी मुलाकात थी? पहले फ्रैंक प्लेटमार और अब मार्क क्रेडन। वली की तहकीकात के मुताबिक दोनों की बीवियां वेलकम स्टोर में चोरी कर रही थीं। मैंने सोचा कि क्या क्रेडन अभी गोडी से मिलकर आ रहा था। क्या उसने भी गोडी को ब्लैकमेल की रकम अदा की थी? मैं आगे बढ़ गया। गोडी का 2 मंजिला मकान तलाश करने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई। वो सड़क से कुछ हटकर तामीर किया गया था। मकान के उकुब में 200 गज के फासले पर वेलकम स्टोर का सामान लाने ले जाने का दरवाजा था। स्टोर में तारीकी थी, मगर गोडी के मकान की निचली मंजिल के एक कमरे में रोशनी नजर आ रही थी। बाकी मकान तारीक था। मैंने दरवाजे पर लगा बरकी घंटी का बटन दबाया। अंदर घंटी बजने की आवाज आई, फिर खामोशी छा गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानता था कि यहाँ आकर एक ब्लैकमेलर को रकम अदा करके मैं कोई मुनासिब काम नहीं कर रहा हूँ। मगर पुलिस में रिपोर्ट करना, शेल्स के बारे में आर्टिकल रोक लेने के बावजूद लिंडा के हक में इससे भी ज्यादा खतरनाक था। और मेरे लिए भी। इस अहमकाना चोरी का हाल चांडलर के कानों तक पहुंच सकता है और उसके बाद पेशावराना हैसियत से मेरा खात्मा यकीनी था। घंटी बजाने के जवाब में दरवाजे पर कोई नहीं आया था, इसलिए मैंने दोबारा बटन दबाया। फिर भी कुछ न हुआ। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। उसे आहिस्ता से घुमाकर दरवाजे को धक्का दिया। वो खुल गया। मेरे सामने एक छोटी सी लॉबी थी।
रिहायशी कमरे से रोशनी आ रही थी। इस संदेशे से कि कोई राहरो मुझे देख न ले, मैंने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सोच रहा था कि क्या गॉर्डी यहाँ अकेला रहता है, और अगर उसकी बीवी भी है तो क्या वो जानती है कि गॉर्डी ब्लैकमेलर है। मैंने गॉर्डी को आवाज़ दी, मगर खामोशी छाई रही। दोबारा आवाज़ दी, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने आगे बढ़कर रिहायशी कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर उसे खोल दिया। इस तरह का मंजर न जाने कितनी मर्तबा किताबों में पढ़ चुका था और टीवी पर देख चुका था। कमरा बड़ा मामूली सा था। दीवारों पर लगे वॉलपेपर का रंग उड़ चुका था। फर्नीचर बड़ा बदनुमा और बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुदा था। फर्श पर बिछी चटाई सस्ती और जगह जगह से फटी हुई थी। दीवारों पर घटिया किस्म की तस्वीरें लगी थीं। टीवी सेट भी रखा था। कॉर्निस पर स्कॉच विस्की की आधी बोतल नजर आ रही थी। कमरा तो खैर जैसा था, मगर कमरे के वस्त में जो कुछ था उसने मेरे कदम रोक दिए। जैसी गोडी सामने बैठा था, उसके हाथ एक मामूली कुर्सी के हथों पर रखे थे। उसकी कमीज और जैकेट सामने से खून से सुर्ख हो रही थी। पैरों के पास मजीद खून था, जिसमें उसका एक पैर डूबा हुआ था। खुले मुंह में पीले दांत नजर आ रहे थे। चेहरे पर खौफ का तासुर था। उसकी मुर्दा आंखें मुझे घूरती नजर आ रही थीं, जिनसे नफरत झलक रही थी। खौफ से मफलूज मैंने उसे घूरा। तब अचानक फोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। लाश के करीब ही एक मेज पर फोन रखा था। अपनी जगह बेहिशो हरकत मैं घंटी को बजते सुनता रहा, यहाँ तक कि वो खामोश हो गई। घबराहट में मैंने वापस जाने के लिए कदम उठाया। मेरा पहला ख्याल यही था कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, मगर दरवाजे तक पहुंचकर मेरा खौफ कुछ कम हो गया। दिमाग काम करने लगा। मैंने रुककर सोचा, बॉडी कत्ल कर दिया गया है। किसी ने उसे या तो गोली मार दी है या चाकू। कातिल कोई मर्द था या औरत, जिसे गॉडी ब्लैकमेल कर रहा था। क्या फिल्म अभी तक घर में है या कोई उसे ले गया? अगर वो फिल्म पुलिस के हाथ लग गई तो लिंडा और मेरा दोनों का खात्मा था। फिर क्या मैं घर की तलाशी लेकर फिल्म हासिल करने की कोशिश करूं? फिल्म पुलिस को मिल गई तो हर औरत जिसे फिल्म में चोरी करते दिखाया गया हो, पुलिस तफ्तीश की जद में आएगी। चेक किया जाएगा कि कहीं वो या उसका शौहर तो गॉडी का कातिल नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि इस तरह कत्ल का पहला शुबा मुझ पर किया जाएगा। पूछगछ करने पर क्रेडन कह सकता है कि उसने मुझे गॉडी के घर की तरफ जाते देखा था। क्रेडन? वो भी तो गॉडी को कत्ल कर सकता था। अपनी बीवी को कानून से बचाने के लिए गॉडी जैसे बदमाश को जान से मारने में वो जरा भी तामुल नहीं कर सकता था। फिर क्या मैं फिल्म तलाश करने के लिए ठहरने का हौसला कर सकता हूँ? फर्ज करो कोई आ जाए और मुझे पकड़ ले। फिल्म तो घर में कहीं भी बड़ी होशियारी से छुपाई जा सकती है। पूरे मकान की तलाशी में तो घंटों लग सकते हैं। मगर गॉडी मेरी आमद का मुतवक्को था। फिर क्या उसने सौदा होने की उम्मीद में फिल्म को आसपास ही कहीं मौजूद न रखा होगा? मैं बाकी फिल्म की फिक्र क्यों करूं? मुझे तो फिल्म का वही हिस्सा दरकार था जिसमें लिंडा की तस्वीरें थीं। क्यों ना एक कोशिश कर ली जाए। मगर अभी मैं रिहायशी कमरे में वापस जाने का इरादा कर ही रहा था कि मैंने मकान के बाहर एक कार रुकने की आवाज सुनी और जल्दी से घूमकर सामने जीने पर चढ़ गया। उसी वक्त घंटी बजी। मैंने जीने के जंगले से झुककर नीचे लॉबी में झांका। दिल तेजी से धड़क रहा था। घंटी एक मर्तबा और बजी। फिर दरवाजा खुला और किसी औरत ने गॉडी को पुकारा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू किया। औरत रहायशी कमरे की तरफ बढ़ी। वो एकदम चीखी। यकीनन उसने लाश देख ली होगी। वो भागकर कमरे में घुस गई। फिर मैंने फोन का रिसीवर उठाने डायल करने की आवाज सुनी। जरूर वो पुलिस को फोन कर रही थी। तब तक मैं जीने से उतरकर लॉबी में आ गया था। यहाँ कत्ल हो गया है, मैंने औरत को कहते सुना। जल्दी से किसी को भेजो। मैं चुपके से दरवाजे से निकलकर बाहर आ गया। भागना चाहा, मगर खुद को संभाला। रुमाल निकालकर दरवाजे का हैंडल साफ किया। मैंने सिर्फ उसी को हाथ लगाया था। फिर मैं मुनासिब रफ्तार से चलते हुए सड़क पर आ गया और जैसे ही कुछ फासले पर पहुंचा, दौड़ना शुरू कर दिया। अपने मकान तक पहुंचा तो सांस फूला हुआ था। खुशकिस्मती से रास्ते में कोई नहीं मिला था। इसी वक्त टीवी के बेहतरीन प्रोग्राम आते थे, इसलिए सब ही घरों में टीवी देख रहे होंगे या फिर किसी पार्टी में मसरूफ होंगे। मैंने दरवाजे के कुफल में चाबी डालकर घुमाना चाही, मगर वो नहीं घूमी। चाबी बाहर निकालते हुए मैंने हैंडल घुमाया, वो घूम गया। गोया दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाते हुए मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद मैं कुफल बंद करना भूल गया था। दरवाजा बंद कर रहा था कि मैंने पुलिस सायरन की आवाज सुनी। साथ ही खिड़की से एक गश्ती कार को तेजी से ईस्ट एवेन्यू की तरफ जाते देखा।